हाय। इस ट्यूटोरियल में हम जर्मनी का यूनिफिकेशन और इटली के यूनिफिकेशन को हम से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होगा उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से 1830 और 1848 रेवोल्यूशंस के ईयर्स थे, और उसमें लिबरल्स के द्वारा भी जो फ्रैंकफर्ट पार्लिया जैसे रेवोल्यूशंस हुए थे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए। और इसके पहले हमने सिलेशिया का विद्रोह पढ़ा था 1845 में, जिसमें वीवर्स शामिल थे। तो आम पब्लिक के भी, पीजेंट्स के भी, इनके भी रेवोल्यूशन थे और साथ में लिबरल्स के भी इनिशिएटिव थे। लेकिन क्या खास बात है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली के? यानी पहले हम लोगों ने फ्रांस में हमने देखा क्रांतियाँ हुई, सफल हुई। बेल्जियम भी क्रांति के जरिए ही, बेल्जियन रेवोल्यूशन के जरिए नीदरलैंड से अलग होता है। लेकिन जर्मनी एक होता है, नेशन स्टेट बनता है, और इटली एक होता है और नेशन स्टेट बनता है। तो क्या फ़र्क है इसके पहले के रेवोल्यूशंस में और इसमें? फ़र्क है, इसके पहले के रेवोल्यूशंस लोगों द्वारा थे, जिसमें लिबरल्स और आम कॉमन पीपल भी शामिल थे। जैसे उदाहरण के लिए फरवरी का रेवोल्यूशन है ना, जुलाई रेवोल्यूशन, इसमें फ्रांस के आम लोग शामिल थे। लेकिन जर्मनी का यूनिफिकेशन और इटली का यूनिफिकेशन में आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, डिप्लोमेसी का यूज़ हुआ था। इसे आपको बिल्कुल भूलना नहीं है कि दोनों में ये डिफरेंस था। और जो भी नेशनल सेंटिमेंट्स थे लोगों के, वो अब स्टेट पावर उनको यूज कर रही थी, और एक डोमिनेंस के लिए, जैसे प्रशिया ने इनिशिएटिव लिया और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को अंजाम दिया, तो प्रशियन किंग एम्परर बन गया। सार्डिनिया पिडमॉन्ट ने इनिशिएटिव लिया और इटली का यूनिफिकेशन कराया, तो वो वहाँ का जो राजा था वो एम्परर बन गया इटली का। तो और उसके बाद इस हिसाब से इन लोगों की पावर भी बढ़ी। जो हारा उसकी पावर ख़त्म हो गई या कम हो गई, जैसे ऑस्ट्रिया वगैरह। तो अब हम जो पढ़ने चल रहे हैं उसमें जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन में आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, डिप्लोमेसी का रोल होगा। और हम देखते हैं कि एमसीक्यूज हम ले सकते हैं, इटली से कुछ ज़्यादा रहेंगे और जर्मनी में कोई ज़्यादा एमसीक्यूज है नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? मैंने क्वेश्चन जानबूझ के आपको दिया है, पहला वाला, कि इसमें आपको लगभग एमसीक्यूज इस तरह से मैंने डिज़ाइन किए हैं कि आपका प्रिपरेशन पूरे चैप्टर का धीरे धीरे टॉपिक वाइज होता चले। मतलब अगर हम किसी टॉपिक से एमसीक्यू ले रहे हैं तो 2-3 एमसीक्यू नहीं, उन एमसीक्यू से कई एमसीक्यूज के जवाब आप दे सकें। तो जैसे इसमें लिखा है इटली वाज स्कैटर्ड ओवर 7 नेशन स्टेट्स, तो ये तो सही था कि 7 डिवीज़न में बटा हुआ था। आपकी बुक में लिखा है, उसके आगे पीछे भी हम जोड़ सकते हैं, बट इट इज़ रिटन इन अ बुक, तो हम उसी को पिकअप करते हैं। नॉर्थ वाज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, ये भी सही है। द सदर्न रीजन ऑफ किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, मतलब जिसमें नेपल्स भी शामिल था और सिसिली शामिल था, तो वहाँ पे स्पेन की जो बबन शाखा थी वो रूल कर रही थी, और जो सेंटर था, जो पेपल स्टेट्स थे और जो रोम था, वहाँ पर पोप का शासन था। ठीक है, तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सी चीज़ गलत है। तो आपको लग रहा होगा तो इसमें तो कुछ भी गलत नज़र नहीं आ रहा, और एक प्रकार से आपको पॉइंट्स भी मिल गए इटली से रिलेटेड। लेकिन इटली जो है ना, वो नेशन स्टेट्स में डिवाइडेड नहीं था, बल्कि वो डिफरेंट अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइडेड था, जो कुछ हैब्सबर्ग एम्पायर के अंतर्गत थे, कुछ जैसे अब सार्डिनिया पिडमॉन्ट एक फ्री था। तो ये रॉन्ग है, ये जो मैंने नेशन स्टेट डाल दिया यहाँ पे, इसकी वजह से ये रॉन्ग हो गया। बाकी 7 डिवीज़न उसके थे, बट नॉट, दे ऑल वर नॉट नेशन स्टेट्स। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंशन रॉन्ग अबाउट कैवूर? तो कैमिलो बेंसो कबूर पूरा नाम था, कैमिलो बेंसो कैवूर। तो ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेट, ही स्पोक फ्रेंच बेटर देन इटालियन, हिज टैक्टफुल अलायंस विद फ्रांस लेड टू डिफीट ऑस्ट्रिया इन 1859। वो हम खैर मैं बताऊंगा अभी आपको। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पिडमॉन्ट। बताइए इसमें से कौन सी रॉन्ग बात है कैवूर के बारे में? देखिए, वो इटालियन, मतलब इटली को इसने यूनिफाई किया, लेकिन इटालियन से ज़्यादा वो फ्रेंच अच्छी बोल लेता था। ये अरिस्टोक्रेट्स की भाषा थी। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था लाइटिंग की वजह से। तो वो फ्रेंच अच्छी बोल लेता था, और हिज टैक्टफुल अलायंस, तो उसने फ्रांस के साथ एक अलायंस किया था, जिसकी वजह से 1859 में ऑस्ट्रिया को हराने में मदद मिलती है, और वो सार्डिनिया पिडमॉन्ट का चीफ मिनिस्टर था। तो इसमें से कौन सी बात गलत है? पहली वाली। वो ना तो रेवोल्यूशनरी था न डेमोक्रेट। आपकी बुक में लिखा गया ही वॉज नाइदर रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। बाकी ये 3 बातें सही है। अब देखिए, इसमें से मुझे लगता है कि 7-8 एमसीक्यूज हम बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि कितने डिवीज़न थे,
या पूछ लिया गया कि इसमें से कौन सी चीज़ सही है और उसमें से ये दे दिया गया, बाकी रॉन्ग कर दिए गए, या रोम किसके अधीन था, या द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में कौन सी शाखा रूल कर रही थी। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस तरह से कैबूर से रिलेटेड भी तमाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो दरअसल 1859 का जिक्र हुआ है, तो इटालियन यूनिफिकेशन में हुआ क्या था कि आपको इटालियन यूनिफिकेशन से रिलेटेड 1859, 1860, 1861 और उसके बाद 1870 को, हालांकि थोड़ा सा 71 भी लगता है उसके साथ, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 1859 में फ्रांस से एक समझौता, और सारी चीज़ें मैंने नोट सीरीज़ और चैप्टर ट्यूटोरियल में आपको बताया हुआ, तो किस प्रकार से वो फिर ऑस्ट्रिया को हराकर वहाँ से लॉम्बार्डी को लेते हैं। उसके बाद फिर 1860 में काफ़ी स्टेट्स आकर ज्वाइन होते हैं, और उस वक्त जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, नेपल्स का था, सिसिली का, दोनों का, तो वहाँ गैरिबाल्डी जाता है और उसे जीतने में कामयाब रहता है ना। 1861 में एक प्रकार से जो एम्परर घोषित कर दिया जाता है इमैनुअल को, इटली का, लेकिन पूरे स्टेट्स अभी कब्जे में नहीं थे। 1870 में रोम भी कब्जे में आ जाता है। इस प्रकार से एक यूनिफिकेशन इटली का पूरा होता है। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कैसे 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 आगे बढ़े थे। बाकी जो नोट्स मैं स्क्रीन पे आपको देता रहता हूँ उसमें भी मैंने ये चीज़ें लिखी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वाज द ओनली स्टेट ऑफ इटली दैट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। तो आप जानते होंगे कि जिसने भी इटालियन यूनिफिकेशन की शुरुआत की थी वो एक ओरिजिनल इटालियन प्रिंसली किंगडम था, यानी जिसकी रूट इटली से लगती थी, मतलब वो इटालियन ओरिजिन का था। जैसे किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, अब वहाँ पे किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में स्पेन की शाखा आके रूल कर रही थी, तो वो ओरिजिनल स्पेन को बिलोंग करता हुआ किंगडम था। वो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज से रिलेटेड नहीं था। तो सार्डिनिया पिडमॉन्ट खुद ही इटालियन स्टेट था। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा सार्डिनिया पिडमॉन्ट। बाकी रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी ये तो बहुत दूर के हैं, है ना, ये आपके यूरोप के अदर कंट्रीज़ हैं। अगला है, लेट द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। इटली की यूनिफिकेशन की शुरुआत, इनिशिएटिव किसने लिया था? फ्रांस ने, प्रशिया ने, सार्डिनिया पिडमॉन्ट ने, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने। अब इतना कुछ तो मैं ऑलरेडी बताते चल रहा हूँ, जानबूझ के बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि बस आपको टेस्ट ही करने के लिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नो, प्रिपरेशन कराने के लिए। और आपको कहा हुआ है कि आप जैसे मैं क्वेश्चन डालता हूँ वैसे आप थोड़ा सा पॉज करके वीडियो पहले आंसर सोचिए, और उसके बाद फिर मैं डिस्कशन देता ही हूँ आपको आंसर के लिए। तो इसका आंसर होगा कि इटालियन यूनिफिकेशन के लिए सार्डिनिया पिडमॉन्ट ने कोशिश की थी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु लेड द रेड शर्ट मार्च। अरे भाई, गैरिबाल्डी को आपको भूलना नहीं है, ठीक है। वैसे इसमें जुसेपे मज़नी, ठीक है, और गैरिबाल्डी और जो कैबूर, ठीक है, ये है ना। और ये तीनों एक प्रकार से इटालियन यूनिफिकेशन के पितामह कहे जाते हैं ना। मजनी हो गया तो आप कह सकते हैं सोल एंड हार्ट, और गैरिबाल्डी शॉल्ट कहा जाता है इनको ब्रेन कहा जाता था। तो इस प्रकार से बड़ी फेमस है लोग। तो रेड शर्ट मार्च जो है ना, जो रेड शर्ट मार्च कहाँ के लिए था आपको मालूम है? वही जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज था ना, उसको जीतने के लिए ये जाते हैं। कौन से सन में जाते हैं? अभी मैंने बताया था आपको 1860 में जीतने में कामयाब रहते हैं। तो वो रेड शर्ट मार्च गैरिबाल्डी ने चलाया था, ठीक है। ये इनके वॉलंटियर्स थे। बाद में ये वॉलंटियर्स बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु वाज क्राउन्ड द एम्परर ऑफ इटली इन 1861। जो मैंने भी आपको डेट्स बताई थी। तो किसको एम्परर घोषित किया जाता है? तो वो है विक्टर एमेनुअल सेकेंड को, ठीक है, 1861 में। और उसके बाद रोम पे कब्जा होता है, आपको पता होना चाहिए। रोम में उस वक्त पोप का शासन था, है ना, पोप पायस वहाँ पे शासन कर रहा था उस वक्त। और उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट प्ले एनी मेजर रोल। तो किसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, मतलब नॉट प्ले एनी मेजर रोल। तो ओटोमन बिस्मार्क, कैबूर तो थे ही, जुसेपे मज़नी, गैरिबाल्डी। तो देखिए मैंने अभी तीनों आपको बता दिए थे ना, ये तीनों एक प्रकार से यूनिफिकेशन के जिम्मेदार माने जाते हैं। जैसे कैबूर हो गया, जुसेपे मज़नी, गैरिबाल्डी। जुसेपे मज़नी का रोल थोड़ा दूसरा था, उसने घर घर नेशनलिज्म को इंस्पायर किया लोगों को। ओटोमन बिस्मार्क जो है वो जर्मनी से रिलेटेड था, ठीक है। तो इसलिए ये वाला आंसर सही होगा। इसने कोई मेजर रोल इटालियन यूनिफिकेशन में प्ले नहीं किया था। हालांकि जब प्रशिया, जो बच्चे होनहार है ना, दे वांट टू नो समथिंग, और फिर मेरा चैनल इसीलिए जाना जाता है तो मैं ये सब करता रहता हूँ। प्रशिया और ऑस्ट्रिया का जब वॉर हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? 1866 में।
1864 में, फिर 1866 में, फिर 1870 और 71 के बीच में फ्रांस को रहता है। तो 1866 में जब प्रशिया और ऑस्ट्रिया का वॉर हुआ था, तो उसमें जो प्रशिया है उसका साथ इटली ने दिया था। यही सब डिप्लोमेसी थी। और तब 1866 में जब ऑस्ट्रिया की हार होती है, तो उस समय फिर वेनेशिया भी इटली को थमा दिया जाता है। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि ओटोमन बिस्मार्क का कोई रोल नहीं था। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि नॉट प्ले एनी मेजर रोल। तो चूँकि प्रशिया और फ्रांस के बीच में, प्रशिया और इटली के बीच में कहीं ना कहीं तो एक समझौता था और कहीं ना कहीं हेल्प मिली, तो ऑटोमन बिस्मार्क था उसमें, लेकिन मेजर रोल इटालियन यूनिफिकेशन में कोई नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। जानबूझ के इस तरह के मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं कि देखिए, जो मैंने अभी आपको डेट्स बताई थी कि जो पहला राज्य था ज्वाइन करने वाला वो कौन था। तो पहला राज्य ज्वाइन करने वाला वो था लोम्बार्डी। ठीक है, 1859 में जब वॉर होता है, फ्रांस और इटली मिलते हैं और इधर ऑस्ट्रिया से वॉर होता है, तो लोम्बार्डी हाथ में आ जाता है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ रीजन्स ज्वाइन इन 1860, दरअसल ये आपकी एक्टिविटी दी गई है, वहाँ से मैंने ले लिया है। तो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रीजन्स ज्वाइन इन 1860, तो सबसे ज़्यादा स्टेट्स 1860 में जो इटालियन मैप को ज्वाइन करते हैं। मैं अभी आपको मैप भी दिखा दूंगा। तो ये जो है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 1860 में और 1861 में जो है वो घोषित कर दिया जाता है एम्परर इटली का, इमैनुअल को। तो 1860 में काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स ज्वाइन कर चुके होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो हम इस डेट को ले सकते हैं। वैसे नहीं तो 1858 से लेके 1860 के बीच में ये सारे स्टेट्स ज़्यादा ज्वाइन करते हैं। पेपल में थोड़ी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, PAPA, पेपल स्टेट्स वर द लास्ट टू ज्वाइन। जी हाँ, पेपल स्टेट्स 1870 में जाके, यानी रोम जो है ना वो 1870 में कब्जे में आता है। तब तक क्यों नहीं कब्जे में आता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अपने अदर ट्यूटोरियल्स में बताई हुई है। सबका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द सदर्न रीजन वॉज वोन बाई गैरिबाल्डी विद द रेड शर्ट वॉलंटियर्स, बिल्कुल सही है। तो इसमें से अब फिर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, मुझे इसको थोड़ा सुधारना चाहिए, तो मैं आपके सामने सुधार देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको करेक्शन करूँगा जब मैं PDF उपलब्ध कराऊँगा। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, और यहाँ पर मैं कर दूँगा वेनेशिया को, तो अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम थोड़ा मैप ले लेते हैं और एक्टिविटी ले लेते हैं। अब देखिए, इस मैप में देखिए डिफरेंट डिविजन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, अलग अलग कलर में, और उसके बाद यूनिफाई हो जाता है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, और वो अभी हम देखेंगे एक्टिविटी कि सब ज़्यादा स्टेट्स किस सन में ज्वाइन करते हैं, किस ईयर में। तो 1860 हम ले सकते हैं। देखिए 1860 में ये किंगडम ऑफ टू सिसिलीज ये भी ज्वाइन हो जाता है ना। 1860 में अदर स्टेट्स भी ज्वाइन कर लेते हैं इटालियन यूनिफिकेशन में, कि हम भाई इटली के यूनिफाइड इटली का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन ये जो रोम है और जो कुछ पेपल स्टेट्स थे वो ज्वाइन नहीं हो रहे थे, तो 1870 में ज्वाइन होते हैं, है ना। और 1866 में फ्रांस के साथ जब वॉर होता है ना ऑस्ट्रिया का, तो फिर वेनेशिया कब्जे में हो जाता है। लोम्बार्डी ये पहले ही आ चुका होता है ना, इसमें लिखना चाहिए था इनको 1859 में। तो 1858 की डेट को इससे मिला दिया गया है। और इससे रिलेटेड जो वो एक्टिविटी है वो ये है, देखिए इसमें दिया है, डू यू थिंक दैट द पीपल लिविंग इन एनी ऑफ दीज रीजन्स थॉट देमसेल्व्स आर इटालियंस। अरे कहाँ, इतने डिवीजन्स थे तो अपने आप को इटालियंस कहाँ मानते। इटली भाषा भी ठीक से वहाँ पे सब लोग एक जैसी नहीं बोला करते थे, तो उनमें डिफरेंट एथनिसिटी थी। इसके बाद दिया गया यहाँ पे कि विच वाज द फर्स्ट रीजन टू बिकम पार्ट ऑफ यूनिफाइड इटली, जो अभी मैंने आपको दिया था, ज़रा याद है, लोम्बार्डी। विच वाज द लास्ट, तो रोम हो गया, मतलब सबसे पहले ज्वाइन किया था लोम्बार्डी ने, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में ज्वाइन किया था रोम ने, और जो कि पेपल स्टेट था। पेपल स्टेट मतलब जहाँ पे पोप के अंडर थे वो। और विच वाज द लास्ट रीजन इन विच ईयर डिड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स ज्वाइन, तो वो 1860 में सब ज़्यादा स्टेट्स ने ज्वाइन किया था। और कंप्लीट कब हुआ था यूनिफिकेशन, 1870 में। लेकिन कब बैठाया गया था गद्दी पे, एम्परर घोषित किया गया था, इटालियन जो एम्पायर बना था, और किसको घोषित किया गया था, विक्टर इमैनुअल को, ठीक है, 1861 में। तो ये हो गया आपका। और एक और इमेज है जो हमें देखनी है, वो ये है कि ये गैरिबाल्डी है और ये विक्टर इमैनुअल है, और ये देखिए ये जो पहनाया जा रहा है इसमें इटली लिखा हुआ है, और एक बूट अभी यहाँ पे है। तो ये बूट पहना रहे हैं और नीचे से मतलब बेस की तरफ से इसको पहनाने की कोशिश कर रहे हैं,
और तो इसमें गैरिबाल्डी हेल्पिंग किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड ऑफ सार्डिनिया पिडमॉन्ट टू पुल ऑन द बूट नेम इटली। तो इंग्लिश कैरिकेचर है, ये 1859 का है। ध्यान रहे 1859 में अभी तो ऑस्ट्रिया के साथ ही वॉर हो रहा है, ठीक है। और ये जाते हैं 1860 में जब किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को जीतने के लिए। तो एक प्रकार से जो इनिशिएटिव शुरू किया था इन्होंने, उस इनिशिएटिव को हेल्प करने के लिए ये भी आते हैं। और बुक में लिखा नहीं गया, जबकि ऑस्ट्रिया के साथ वॉर होता है तो गैरिबाल्डी भी आते हैं, उसमें मदद करते हैं। तो ही इज़ बेसिकली हेल्पिंग किंग विक्टर इमैनुअल टू यूनिफाई इटली, थोड़ा थोड़ा करके इटली को यूनिफाई करने के लिए। और वो फिर जाके नीचे से मदद करते हैं बेस से, क्योंकि जो आपने मैप देखा था, देखिए ये पूरा पोर्शन आपका, ठीक है ना, ये पूरा बोट समझ लीजिए, बूट ये इटली है। और इटली को धीरे धीरे वो पहनने की कोशिश कर रहा है, कौन, विक्टर इमैनुअल, और मदद कर रहा है यहाँ से नीचे से बेस की साइड से गैरिबाल्डी। तो वो चीज़ वहाँ पे शो की गई है। इससे रिलेटेड एक्टिविटी आपकी बुक में दी गई है, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो आपको क्लियर हो गया होगा ना कि दिस कैरिकेचर इज डिपिक्टिंग एंड शोइंग गैरिबाल्डी हेल्पिंग विक्टर इमैनुअल टू यूनिफाई इटली। एंड ही इज़, इसमें लिखा गया है कि वो विक्टर इमैनुअल सेकेंड भी आपको लगाना, ठीक है। सार्डिनिया पिडमॉन्ट टू पुल ऑन द बूट नेम इटली, इसमें ये नहीं लिखा गया, बेस की बात इसमें की नहीं गई दरअसल, है ना, लेकिन वो एक्टिविटी में देख रहे हैं आप की गई है। तो ये विक्टर इमैनुअल की हेल्प कर रहे हैं इटली यूनिफिकेशन में, यानी विक्टर इमैनुअल डिफरेंट स्टेट्स को धीरे धीरे एक करके ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ रही वॉर भी कर रहे हैं, तो ये भी मदद कर रहा है। और इस प्रकार से ये कैरिकेचर आपकी समझ में आ गया होगा। और कोई क्वेश्चन इसमें है नहीं, सारे लगभग मैंने सब कुछ कवर कर दिया जो कुछ भी इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड कोई और MCQ आएगा तो भी आप कर पाओगे, अगर आपने ध्यान से जो मैंने ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ MCQ उनको देखा होगा। अगला है जर्मनी से रिलेटेड, वो अगले ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे, छोटा सा ट्यूटोरियल वो होगा। टाटा, बाय बाय।